Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay. Wait a minute. Okay. तो डिमार्केशन किया गया था, यानी कि डामिने को जो है उसको मार्क किया गया था, इनकी बाउंड्री सेट कर दी गई थी। और संथाल्स का सेटलमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर एक्सपेंड हो रहा था। ठीक है। 40 संथाल विलेजेस हुआ करते थे 1838 के अंदर उस एरिया में, जो बाद में जाकर के 1473 विलेजेस में हो गए थे 1851 तक आते आते। जो 40 से उनकी नंबर जस्ट 1473 हो गई थी। ठीक है। और उसी पीरियड के अंदर संथाल की पॉपुलेशन जो है वो 3000 से बढ़ करके 82,000 हो गई थी। तो ये सारे चेंजेस आए थे जब इनको जगह दे दी और इनके मार्क कर दिया कि आपकी ये टेरिटरी है। उसके बाद में इन्होंने अपना कल्टीवेशन जो है वो फैलाना शुरू करा, और कल्टीवेशन फैला तो उससे रेवेन्यू जो था, जो कंपनी के कॉफर्स में जा रहा था। कॉफर्स जैसे अपनी तिजोरी होती है, वैसे ही एक बॉक्स होता है इनका, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या वो चीजें रखी जाती है। तो कहा ये जा रहा है कि उनका पैसा जो है उनकी यहाँ से अच्छा फ्लो जाने लगा था रेवेन्यू का, उनकी तिजोरी में। ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर सिंपल यही बात बोली गई है। अब आपको लाइन टू लाइन पढ़ा देते हैं। आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दमिनेको, Santhal settlements expanded rapidly from 40 Santhal villages in the area of in 1838, as many as 1473 villages had come up by 1851। डिमार्केशन के बाद में, दमिनको के डिमार्केशन के बाद में संथाल सेटलमेंट्स फैलने लगे, यानी संथाल प्रजाति के जो लोग थे वो बढ़ने लगे। 40 संथाल विलेज हुआ करते थे 1838 के अंदर, और बाद में वो 1851 तक बढ़ करके 1473 विलेजेस हो गए। Over the same period, the Santhal population increased from a mere 3,000 to over 82,000। और इसी पीरियड के अंदर उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई। उनके विलेजेस तो बढ़े ही थे, उनकी पॉपुलेशन भी। ऑब्वियसली बात है, जब विलेजेस बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, तभी विलेजेस बढ़ रहे हैं। तो 3,000 से 82,000 उनकी पॉपुलेशन हो गई। As cultivation expanded, as increased volume of revenue flowed into the company's coffers। जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ने लगा, लोग बाग बढ़े, पॉपुलेशन बढ़ी, विलेजेस बढ़े, तो ऑब्वियसली बात है रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ा, और वो कंपनी के कॉफर्स यानी उनकी तिजोरी या उनके बॉक्स में अच्छा जाने लगा। ठीक है। कई सारे माइथ्स और सॉन्ग्स जो हैं वो भी फेमस है 19th सेंचुरी के अंदर, काफी इनको इम्पोर्टेंस मिली है हमारे हिस्ट्री के अंदर, जो काफी समय तक चली है संथाल्स को लेकर के। और ये रिप्रेजेंट करते हैं संथाल के पास्ट को। ठीक है। एक कंटिन्यूस मोबिलिटी, यानी ये लगातार ट्रेवल करते रहते थे। इनकी सर्च जो है एक जगह पे सेटल होने की वो चलती आ रही थी काफी समय तक। फिर जब उनको दामिने खो मिला तो इनकी जर्नी जैसे थम सी गई थी। ठीक है। Santhal myths and songs of the 19th century refer very frequently to a long history of travel. They represent the Santhal past as one of continuous mobility, a tireless search for a place to settle। अब इनके myths और इनके songs जो है वो 19th century तक काफी famous रहे हैं कि ये कितना travel करा है इन्होंने। इनकी ये जो इतिहास है वो बेसिकली इसी तरह का रहा है कि ये खूब ट्रैवल करते रहे हैं। और संथाल के पास के अंदर ऐसे दिखाते हैं, यानी उनकी हिस्ट्री के अंदर ये बताया जाता है कि ये कंटिन्यूस मोबिलिटी पर रहते थे, यानी कि ये चलते रहते थे, मूव करते रहते थे। एक ऐसी सर्च इनकी चालू थी उस समय तक, जहाँ पे ये लोग सेटल होना चाहते थे, उस जगह को ये ढूंढते ही रहते थे, इसलिए मूव करते रहते थे। हेयर इन द दामिनखो देयर जर्नी सीम टू हैव कम टू एन एंड। और यहाँ दामिनखो जैसे इनको मिला, जैसे इनको पर्टिकुलरली दे दी, सेटल कर दिया एक जगह पे, तो ये लोग ऐसा लगा कि इनकी जर्नी जो है, यात्रा जो है वो अब खत्म हो गई। ऊपर के दो पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत जो भी हमने पढ़े? No, ma'am. No, ma'am, no problem. ओके, कूल। अब संथाल्स जो है उनकी ये जो पेरी थी, यानी कि आउटलाइन थी, नगर का किनारा था एक तरीके से। ये सेटल हो गए थे राजमहल हिल्स के किनारे पर।
पहाड़ियास जो है वो कोशिश कर रहे थे इस चीज से रेजिस्ट करने की, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया था, उनको डीपर हिल्स में जाना पड़ गया था। यानी वो वहां से हट करके दूसरी जगह और अंदर की तरफ हिल्स में चले गए थे। और वो लोग लोअर हिल्स पे जा नहीं सकते थे क्योंकि वो एरिया जो है ड्राई इंटीरियर का था और सूखा था, और ऊपर की साइड में रॉकी अपर हिल्स थी। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा असर पड़ने लगा लोगों की जिंदगियों पे, और काफी लंबे समय तक उनकी जिंदगियों पे इस चीज का असर रहा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली डिपेंड करता था उनकी एबिलिटी पे कि वो नई जगह पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, नए लैंड पे शिफ्ट हो जाए और फिर वहां की फर्टिलिटी की जो है सॉइल की उसको यूज कर सके। लेकिन जब सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल जो है वो इनएक्सेसिबल हो गई उनके लिए, यानी कि वो उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि वो दामन के पार्ट जो है थे। ठीक है, तो पहाड़ियाज जो है उन्होंने इफेक्टिवली इस चीज को सस्टेन किया और अपना जो मोटिवेशन था, एक मिनट स्टूडेंट्स, मोड ऑफ कल्टीवेशन जो था वो भी उन्होंने चेंज किया। फॉरेस्ट जो है उस रीजन के वो क्लियर कर दिए गए थे कल्टीवेशन के कारण। कल्टीवेशन जो हंटर्स कर रहे थे यानी संथाल्स कर रहे थे, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। संथाल्स जो हैं वो अपनी लाइफ स्टाइल जो थी उनकी मोबिलिटी वाली वो गिव अप कर चुके थे, यानी अब वो सेटल डाउन हो गए थे, अब वो मूव नहीं कर रहे थे। और कल्टीवेटिंग ही एक तरीका था जिसमें वो कमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे थे और फिर वो मार्केट में ले जाकर के बेचते थे और डील करते थे ट्रेडर्स और मनी लेंडर से। तो बेसिकली अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कितना स्ट्रगल कर रहा है और कौन कितना शिफ्ट हो रहा था पहले जो वो अब नहीं हो रहा है। मतलब मूव जो कर रहे थे वो लोग अब वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो सेटल डाउन हो गए हैं। और जो पहाड़ीज है जिनका पहले वो एरिया हुआ करता था और जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, अब उनको कितनी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि अब वो शिफ्ट करते भी कहा, उनके पास जमीन ही नहीं बची थी शिफ्ट करने के लिए। When the Santals settled on the peripheries of the Rajmahal Hills, the Paharias resisted but were ultimately forced to withdraw deeper into the hills. Santals जब सेटल हो गए राजमहल हिल्स के किनारे पर, नगर के किनारे पर, तो पहाड़ियाज जो है उनको अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, और हिल्स के अंदर जाना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा दूसरी जगह पे। Restricted from moving down to the lower hills and valleys, they were confined to dry interior and to the most barren and rocky upper hills. अब वो बाहर तो निकल के लोअर हिल्स पे जा नहीं सकते थे क्योंकि वहां पर किनारे पे ही संतल्स शिफ्ट हो गए थे, तो उनके पास कोई और एरिया बचा ही नहीं था। वो बंद होकर के रह गए थे सूखे इंटीरियर एरियाज में, जो अधिकतर अब क्या था, बैरन यानी कि बंजर हो गया था और पथरीला एरिया था। वो अपर हिल्स के अंदर थे जो रॉकी एरिया था। अब वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करें तो करें कैसे? दिस सीवियरली अफेक्टेड देयर लाइव्स, impoverishing them into the long term. इससे बहुत असर पड़ा उनकी जिंदगियों पे और बिल्कुल भी इनके पूरी तरीके से जैसे होता है ना एक न्यूट्रिशनिस्ट लाइफ जो जी रहे थे वो लोग, न्यूट्रिशनल लाइफ जिसमें उनको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल रहा था पहले, अब जब कुछ बचा ही नहीं है उगाने के लिए तो माल न्यूट्रिशन का ही शिकार होंगे वो, तो वो चीज होने लग गई थी। Shifting agriculture depended on the ability to move new year and new year land and utilization of the natural fertility of the soil. अब जो पहाड़ियास थे वो क्या करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। तो उसमें क्या होता है कि आपको नई नई जगह पर मूव करना पड़ता है, नए नए लैंड को यूज करना पड़ता है जहाँ पे अच्छी फर्टाइल सॉइल हो। ठीक है, जो अब इनके पास में ऑप्शन नहीं रहा था। And the most fertile soils became inaccessible to them. Being part of the Daman, Paharias could not effectively sustain their mode of cultivation. अब क्योंकि उनकी जो सबसे फर्टाइल सॉइल थी अंदर जहां वो रह रहे थे वहां तो अब बैरन एरिया हो गया था, और अच्छी सॉइल जो है वो इनके लिए इनएक्सेसिबल थी क्योंकि ये पार्ट नहीं थे डामिनेको का, वो संथाल्स का था। तो पहाड़ियास जो है वो क्या कर रहे थे, अपना मोड ऑफ कल्टीवेशन जो है वो पूरी तरह नहीं चला पा रहे थे, यानी कि उनकी जो खेती बाड़ी है वो नहीं कर पा रहे थे। When the forests of the region were cleared for cultivation, hunters amongst them also faced problems. जब फॉरेस्ट पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया उस रीजन का, तो हंटर्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उनके साथ में। The Santals, by contrast, gave up their earlier life of mobility and settled down, cultivating a range of commercial crops for the market and dealing with the traders and money lenders. अब कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लग गए थे ये लोग संथाल्स, और ये जो हर वक्त मूव किया करते थे वो इन्होंने आदत छोड़ दी थी और ये सेटल डाउन हो गए थे उस एरिया में। कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, मार्केट में ले जाकर के डील करते थे ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के साथ में। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत, कोई शब्द समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
किसी को कोई दिक्कत है? ये बड़ा वाला पैराग्राफ जो है उसके अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No problem. ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, संथाल्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर एक फिगर दे रखा है 10.11। सिद्धू मांझी करके है, ये लीडर रहे हैं संथल रेबेलियन के। इन्होंने भी रिबेल किया था, रेबल, और उस रेबल के अंदर ये लीडर थे उनके, सिद्धू मांझी। संथाल जो है उनको जो कल्टीवेशन कर रहे थे जिस लैंड पे, वो उनको लग रहा था कि ये उनके हाथ से स्लिप अवे हो रहा है, यानी कि निकल रहा है। स्टेट जो है बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगाने लग गई थी संथाल्स के लैंड पर, ठीक है। और मनी लैंडर्स जो थे वो भी चार्ज कर रहे थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और नहीं अगर वो चुका पाते थे पैसे तो वो उनके एज अ डेब्ट के तौर पर उनका लैंड ले लेती थी। जमींदार जो है वो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे दामन एरिया को, ठीक है। 1850 के दौरान संथाल्स को ये लगने लगा कि अब समय आ गया है हमारे विरोध का। किसके खिलाफ? जमींदार, मनी लैंडर्स और कॉलोनियल स्टेट यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि हमें अब एक ऐसी अच्छी दुनिया बनानी है अपने लिए जहां पर हम खुद रूल कर सकें। ये समय आ गया था संथाल रिवॉल्ट का। संथाल रिवॉल्ट हुआ 1855 से 56, यानी 1 साल। संथाल परगना जो थे वो क्रिएट किए गए, और वहां पर 5500 स्क्वायर माइल्स जो थे, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर और पिरभूम करके जो है वो जगह क्रिएट की गई, ठीक है। वो निकाला गया एरिया। कॉलोनियल स्टेट जो है वो उम्मीद कर रही थी कि अब ये नई टेरिटरी जो है संथाल्स के लिए होगी और उस पर वो स्पेशल लॉ लगाएंगे उनके ऊपर। लेकिन संथाल जो है वो बिल्कुल भी, हाँ, और ये भी था उनका मानना कि हम इनको नई जगह दे देंगे ये, तो यहाँ पर हम इन पे नए कानून लगाएंगे और संथाल्स का जो गुस्सा है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। ये उन लोगों का विचार था। अब ये दोनों ही पैराग्राफ्स जो हैं लाइन टू लाइन पढ़ेंगे क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, हम मैंने आपको स्टोरी के तौर पर बता ही दिया है। The Santals, however, soon found that the land they had brought under cultivation was slipping away from their hands. संथाल्स को जल्दी ही ये महसूस होने लगा कि जो लैंड उनको जिस पे वो कल्टीवेशन कर रहे हैं इतने समय से, वो उनके हाथों से जा रहा है। The state was levying heavy taxes on the land that the Santals had cleared. Money lenders were charging them high rates of interest and taking over the land when debts remained unpaid. Zamindars were asserting control over the Daman area. स्टेट उन पर बहुत हैवी टैक्सेस लगा रही थी उस लैंड पर जो उन्होंने क्लियर किया था, फॉरेस्ट काटे थे इन्होंने। मनी लेंडर्स यानी डिक्कूज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे चार्ज कर रहे थे, यानी कि पैसे जो देते हैं उस पर ब्याज लेते हैं, वो ज्यादा ब्याज पे पैसे दे रहे थे। और फिर जब वो ब्याज नहीं चुका पाते थे तो उनका लैंड ले लेते थे वो उनसे। जमींदार जो है वो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे दामन एरिया, यानी कि सब लोग जो है इनके ऊपर अपना अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे थे। By the 1850s, Santals felt that the time had come to rebel against zamindars, moneylenders and the colonial state. 1850 के अंदर संथाल को लगने लगा कि अब समय आ गया है कि अब इनके खिलाफ विरोध करना पड़ेगा, जमींदार, मनी लेंडर्स और colonial state के खिलाफ, in order to create an ideal world for themselves where they would rule. और ये इन्होंने क्यों सोच के किया कि अब एक समय आ गया है कि अपनी खुद के लिए एक ऐसी दुनिया बनाई जाए, अच्छी दुनिया बनाई जाए जहां पे हम खुद ही रूल करें अपने अपने ऊपर, हमारे ऊपर कोई तीसरा रूल नहीं करे आकर के। It was after the Santhal revolt 1855 to 56 that the Santhal Pargana was created, carving out 5,500 square miles from the district of Bhagalpur and Birbhum. अब ये वो समय था जब संथाल परगना जो है क्रिएट किया गया, उसके अंदर उनको 5,500 स्क्वायर मील की जमीन दी गई, भागलपुर और बीरभूम से काट करके निकाल के दी गई, अलग से उनका जगह बनाया गया। The colonial state hoped that by creating a new territory for the Santals, imposing some special laws within it, the Santals could be conciliated. और उनको ये उम्मीद थी, कॉलोनियल यानी ब्रिटिशर्स को ये उम्मीद थी कि नई स्टेट इनको बना के दे दी है, नई डिस्ट्रिक्ट इनको बना के दे दी है संथाल परगना करके, तो ये खुश रहेंगे, इन पे हम नए कानून लगाएंगे और इनका गुस्सा जो है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। इन दोनों पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं मुझसे। No, ma'am. No problem.
फिगर 10.12 के अंदर आपको दे रखा है संथाल्स फाइट द सिपाहीज ऑफ द ब्रिटिश राज। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के अंदर ये दिखाया गया है कि कैसे संथाल्स लड़ रहे हैं ब्रिटिश राज के सिपाहियों से। 23 फरवरी 1856 रेबेलियन चेंज द ब्रिटिश परसेप्शन ऑफ संथाल्स। इन रेबेलियंस ने ब्रिटिशर्स की जो सोच हुआ करती थी संथाल्स को लेकर के वो चेंज कर दी थी। Villages that had earlier seemed calm and peaceful now appear to have become places of violence and savage deeds। जो गांव पहले दिखा करते थे शांति का और काम जगह दिखा करती थी, वही अब गांव जो है वो जगह बन गई थी वॉयलेंट और सेवेज कर्मों की, डीड्स की। A burning of Santhal villages illustrated in London News 23 February 1856। 10.13 फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है कि संथाल विलेज कैसे जल रहे हैं। ये भी दर्शाया गया लंदन न्यूज के अंदर। After the rebellion were crushed, the region was searched and suspects were picked up and village sets on fire। अब जब रिबेलियंस को खत्म कर दिया गया था, उनको क्रश कर दिया गया था, तो रीजन उस पूरे एरिया को सर्च किया गया, जिन पे भी उनको शक था उनको उठा लिया गया और विलेज में आग लगा दी गई। इमेजेस ऑफ बर्निंग विलेजेस वर शोन टू द पब्लिक इन इंग्लैंड। पब्लिक जो थी इंग्लैंड के अंदर, उनको ये इमेजेस दिखाई गई कि कैसे गांव जलाए जा रहे हैं। वंस अगेन एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द माइट of the British and their ability to crush rebellion impose colonial order। वापस से जो दिखावा किया इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कि हम तुम्हारा अभी भी तुम्हें क्रश कर सकते हैं रिबेल्स को और तुम पे कॉलोनियल रूल लगा सकते हैं, वो एबिलिटी इन्होंने वापस से दर्शाई। फिर है फिगर 10.14 संथाल प्रिजनर्स टेकन अवे इलस्ट्रेटेड इन लंदन न्यूज 1856 के अंदर ये भी दिखाया था कि संथाल के जो प्रिजनर्स हैं उनको कैसे लेके जाया जा रहा है। ठीक है, प्रिजनर्स को लेके जाया जा रहा है। एट द सेंटर यू कैन सी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ट्रायम्फेंटली राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। आप बीच में देख सकते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है एलिफेंट पर कितनी शान से सवारी कर रहे हैं। वन ऑफिसर ऑन अ हॉर्स इज स्मोकिंग अ हुक्का। एक जो ऑफिसर है वो हुक्का पी रहे हैं। ठीक है, हुक्का पी रहा है हॉर्स पर बैठ करके। A picture that emphasizes that the time of trouble was over। ये पिक्चर दिखाती है कि अब समय जो थी ट्रबल का जो समय था वो खत्म हो गया है। The rebellion had been crushed। rebellions जो थे उनको दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है। The rebels are now in chains। rebels जो है उनको चेन में बांध दिया गया है। Being taken away to jail, escorted और उनको लेके जाया जा रहा है जेल। And surrounded by soldiers of the company और वो घिरे हुए हैं कंपनी के सोल्जर्स से। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. No problem. ओके, अब है द अकाउंट्स ऑफ बुकानन। No बुकानन problem, ma'am. कैसे सर्वे किया यहाँ पर आकर के, किस तरीके से वो रिपोर्ट्स तैयार करता था, वो हम नहीं भूल सकते हैं कि किस तरीके से वो एक एम्प्लॉय था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही, और उसने जो भी लिखा है वो कहीं ना कहीं उनके हित में ही लिखा है। इसकी जो जर्नी थी वो सिंपली इंस्पायर नहीं थी कि इसको लैंडस्केप बहुत पसंद थे या इसको नई चीजें जो हैं वो एक्सप्लोर करनी थी या डिस्कवर करनी थी। ये बेसिकली जहां भी जाता था अपनी लार्ज आर्मी जो थी उसके साथ में जाता था, यानी इसके साथ में बहुत सारे लोग जाते थे जिसके अंदर ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर्स, पैलन बैरियर्स और कुलीज हुआ करते थे। पैलन का मतलब होता है पालकी, जो उठाने वाले होते हैं वो भी जाया करते थे इसके साथ में, ये सिंपली खुद अकेला नहीं जाता था। अब जो ये ट्रेवल करता था उसका खर्चा उठाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इन्होंने ही इसको बोला था कि इसको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है वहां के एरिया के बारे में। बुकानन अपने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लेकर के चलता था जो उसको दिए जाते थे, उसी में ये बेस्ड काम करता था और उसी के हिसाब से ये अपना रिकॉर्ड तैयार करता था। जब ये किसी विलेज में पहुंच जाता था अपनी आर्मी के साथ में, तो ये वहां पर इमीडिएटली क्या करता था, उसको बोला जाता था कि ये सरकार का एजेंट है। कंपनी जो है इसको पास देती थी और कोशिश करती थी कि अपनी पास और को एक्सपेंड करे। ठीक है, इसके लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कंट्रोल करना चाहती थी और उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे देश यानी इंडिया के देश में जाकर के वहां पर जो भी सोर्सेज मिल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनको कंट्रोल करना चाहती थी और उनको एक्सप्लॉइट करना चाहती थी, यानी बर्बाद करना चाहती थी। अब इसने क्या किया बुकानन ने, इसने काफी सारे लैंडस्केप्स का सर्वे किए, रेवेन्यू सोर्सेस देखे, ऑर्गेनाइज कराई यात्राएं डिस्कवरी के लिए। ठीक है, जियोलॉजिस्ट को भेजा, जियोग्राफर्स को भेजा, बॉटनिस्ट को भेजा और मेडिकल मैन जो थे उनको भी भेजा।
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। बुकानन अनडाउटेडली बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर था। वो एक ऐसा इंडिविजुअल था जो सब जगह गया और उसने बहुत अच्छे तरीके से वहां पे सबसे पहले ही जाकर के वो वहां के पत्थर, स्टोन्स, ये सब चीजें जो हुआ करती थी, डिफरेंट स्ट्रेटा, लेयर्स ऑफ सॉइल, वो सब चेक करता था जाकर के, क्योंकि इसको क्या करना था, वहां पे सर्वे करके रिकॉर्ड इकट्ठा करना था। इसने कई मिनरल्स और स्टोन्स जो हैं वो भी देखे, ढूंढे कमर्शियली, जिनकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है। और इसने सारे साइंस देखे कि आयरन ओर और माइका, ग्रेनाइट, सॉल्पेट्रे जो है वो कहाँ मिलता है, और केयरफुली ये समझता था वहाँ की जो लोकल प्रैक्टिसेस होती थी, कैसे नमक बनाया जाता है, कैसे आयरन ओर माइनिंग की जाती है। बुकानन ने अपने लैंडस्केप में लिखा भी है कि ये उसने जो देखा है वो सिर्फ वही चीज नहीं देखी है उसने, बल्कि लैंडस्केप को देखा, अच्छे से देखा, और उसके साथ साथ उसने ये भी देखा कि कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है चीजों को, और कैसे चीजों को और प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे क्रॉप्स उगाई जाती हैं, कैसे पेड़ काटे जाते हैं, और कैसे चीजें उगाता है कोई व्यक्ति। हमें हमेशा याद रखना है कि उसका जो विजन और उसकी प्रायोरिटीज जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे उनसे तो बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि ये था तो विदेशी ही, ब्रिटिशर ही। इसका असेसमेंट जो था वो जरूरी था कि एक कमर्शियल कंसर्न से, कंपनी के कमर्शियल कंसर्न से, कि किस तरीके से हम वेस्टर्न चीजों का इस्तेमाल करके यहाँ पे और प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसकी लाइफस्टाइल जो थी वो फॉरेस्ट ड्वेलर की तरह देखी जाती है, जो फॉरेस्ट में घूमते हैं, और ये भी महसूस किया जाता है कि कैसे फॉरेस्ट को हम एग्रीकल्चरल लैंड में बना सकते हैं। तो ये बेसिकली हमें 274 तक ही पढ़ना था, हिस्ट्री का ये चैप्टर। ये मैंने अभी आपको एक इंट्रो दे दिया है इन सारे पैराग्राफ्स का, द अकाउंट्स ऑफ बुकानन। हम मंडे की क्लास में इसको लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, देन वी विल डिस्कस द टेक अवे पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू विल हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस चैप्टर, तो हम आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, ma'am. वेलकम बच्चों।